हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं इम्यूनोलॉजी के बारे में कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है और यह कैसे काम करती है। पिछले क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ा है और कुछ बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन भी हमने लिया था जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बातें की थी। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इम्यूनोलॉजी के बारे में कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है और यह कैसे काम करती है। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है इम्यूनोलॉजी के अंदर भी, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हमने दी हैं या और किसी भी प्रकार की कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अगर दी हैं तो उसके अंदर इम्यूनोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट पोर्शन रखता है। मोस्ट ऑफ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गई उसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर CSIR नेट के सिलेबस की बात की जाए तो इम्यूनोलॉजी एक छोटी सी यूनिट आती है, यानी कि इस यूनिट के अंदर सेल सिग्नलिंग भी आती है, यानी सेल से सेल किस प्रकार से इंटरेक्शंस करती हैं, कितने टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं। इसके अलावा आती हैं सेल्स के रिसेप्टर, यानी हार्मोन हैं वो अपने रिसेप्टर के साथ कैसे बाइंड होता है और कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। उसके अलावा आता है कैंसर, तो कैंसर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो इम्यूनोलॉजी के पार्ट में ही ऐड किया गया है CSIR नेट के सिलेबस के अंदर। और उसके बाद में आता है इम्यूनोलॉजी। तो अगर CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्यूनोलॉजी है वो स्लाइटली थोड़ा कम वेटेज रखती है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उसके अंदर इम्यूनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रखती है। जैसे आप मोस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो उसके अंदर इम्यूनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो देखिए इम्यूनोलॉजी क्या होती है। इम्यूनोलॉजी इंक्लूड्स ऑल फिजिकल बैरियर, यानी कि फिजिकल बैरियर हो गया आपको रोगों से लड़ने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी। और इम्यून सिस्टम क्या हो गया कि रोगों से लड़ने की क्षमता के अंदर अपनी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स भाग ले रहे हैं उस पूरे सिस्टम को अपन बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम। जैसे कि हो गया बोन मैरो, थाइमस, बी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, मास्ट सेल्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया। ये सारा का सारा एक सिस्टम होता है और ये सिस्टम मिलकर के कोऑर्डिनेट करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। तो उस पूरे सिस्टम को अपन क्या बोल सकते हैं, इम्यून सिस्टम बोल सकते हैं। और इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्किन से शुरू हो जाता है, बाहर से, यानी कि बाहर से किसी भी प्रकार का वायरस और बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी के कॉन्टेक्ट में जा रहा है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी के कॉन्टेक्ट में जा रहा है तो उसके अंदर स्किन है वो रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करना शुरू कर देती है और यह सिस्टम है वो अंदर तक चलता रहता है। तो इम्यूनोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी इंक्लूड्स ऑल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंस, यानी कि बाहर से किसी भी प्रकार का कोई सब्सटेंस आया है तो उसके लिए फिजिकल काम करेगा, केमिकल काम करेगा और बायोलॉजिकल सिस्टम भी मिलकर के सारा का सारा काम करेगा। फिजिकल का मतलब हो गया अपनी स्किन हो गया, जितने भी ऑर्गन हैं सिस्टम है उसका पार्ट हो गया। और केमिकल का मतलब क्या हो गया कि एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो गई या फिर रिएक्शंस हो गई, फैगोसाइटोसिस होना स्टार्ट हो गया, नेचुरल किलर सेल्स हो गई, सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिस यानी साइटोटॉक्सिसिटी होना स्टार्ट हो गई, जैसे लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट होना स्टार्ट हो गया। तो ये सब के सब क्या होते हैं, केमिकल पार्ट होते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इम्यूनोलॉजी है वो एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है, बायोलॉजिकल सिस्टम एक्टिव हो जाता है। हो सकता है कि आपका थाइमस एक्टिव हो रहा है, बी लिम्फोसाइट्स के अंदर डिफरेंशिएट करना स्टार्ट हो गया, टी लिम्फोसाइट्स ने डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो गया। ये सारी चीज़ें होती है वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हो सकती हैं। इम्यून सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इन्नेट इम्यूनिटी एंड अडप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी एंड अडप्टिव इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि जो आपको मदर से इम्यूनिटी मिल रही है उसको अपन ने इन्नेट इम्यूनिटी बोल दिया, और पैदा होने के बाद में एनवायरमेंटल कंडीशंस के कांटेक्ट में आने की वजह से जो इम्यूनिटी बन रही है आपकी बॉडी के अंदर उसको अपन बोल दिया अडप्टिव इम्यूनिटी। अडप्टिव इम्यूनिटी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अपन इन्नेट इम्यूनिटी एंड अडप्टिव इम्यूनिटी के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और जितनी भी आपकी इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसके अंदर एंटीबॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और एंटीबॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इसका मतलब इसके अंदर बी लिम्फोसाइट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हालांकि देखिए इम्यूनोलॉजी के अंदर आप देखेंगे
कि इनेट इम्यूनिटी और अडप्टिव इम्यूनिटी भी आपस में कोऑर्डिनेट बना करके काम कर रही हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो भी आपस में कोऑर्डिनेट बना करके काम कर रही हैं। तो इसका मतलब हो गया इंडिपेंडेंट काम नहीं करती, रोगों से लड़ने की क्षमता है वो मिल करके ही पैदा करती हैं। लेकिन स्पेसिफिक टाइप से अगर डिवाइड किया जाए, अपने को डिफरेंस पता करना है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडी का रोल नहीं होता और ये काम करने में फास्ट होती है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक इम्यूनिटी आपको नहीं दे सकती। लेकिन ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो लॉन्ग टाइम तक आपको इम्यूनिटी देती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एंटीबॉडी इसके अंदर बनती है और एंटीबॉडी बनने के अंदर थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि मान लो इनेट इम्यूनिटी और अडप्टिव इम्यूनिटी के अंदर थोड़ा सा अपन डिफ्रेंशिएट करें तो इनेट इम्यूनिटी का मतलब हो गया इनबोर्न हो गया, जो आपको जन्म से मिली है, जो आपको अपनी माता से मिली है, वो इनेट इम्यूनिटी हो गया, जिसके अंदर स्किन्स हो गया, हेयर्स हो गया, म्यूकस हो गया, जितने भी आउटर बैरियर हैं वो भी इनेट इम्यूनिटी का ही पार्ट होती हैं। और इनेट इम्यूनिटी के अंदर फैगोसाइटोसिस की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है, यानी कोई भी फॉरेजन सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, एंटर होते ही उसको मार दिया जाएगा। लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होती, जितने भी एंटीजन बाहर से जा रहे हैं उसको मारने का तरीका, मारने का पैटर्न जो होता है वो सबका सेम होता है। कोई पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर इम्यूनिटी नहीं होती। एंटीजन है इसका मतलब उसको मारने का तरीका भी सेम होती है, स्पेसिफिक नहीं होती है, ट्रेंड इम्यूनिटी नहीं होती। ट्रेंड का मतलब हो गया कि कोई स्पेसिफिक एंटीजन के लिए मारने का तरीका इसको स्पेसिफिक नहीं होता। इसके अंदर हो गया जैसे मैक्रोफेज सेल्स हो गई, डेंड्राइटिक सेल्स हो गई, इयोसिनोफिल्स हो गई, बेसोफिल्स हो गई, मोनोसाइट सेल्स होती हैं। हालांकि जो मोनोसाइट सेल्स होती है वो मैक्रोफेज का ही नाम होता है, लेकिन वह इमेच्योर कंडीशंस के अंदर होती हैं, तो उसके बाद में उसको मोनोसाइट अपन बोल सकते हैं। नेचुरल किलर सेल्स हो गई, ये सारी की सारी सेल्स जो होती है वो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आती हैं। लेकिन इनेट इम्यूनिटी का एक फ़ायदा होता है और ये फ़ायदा ये होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो नहीं होती। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि कई बार जो इम्यूनोलॉजी है या आपका इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स या आपकी बॉडी के पार्टिकल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी आपकी खुद की बॉडी ही डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इनेट इम्यूनिटी के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी बनती ही नहीं है। तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो आपको क्विक एक्शन देगी, यानी फास्ट काम करेगी, लेकिन स्पेसिफिक तौर से काम नहीं करेगी। किसी भी प्रकार का एंटीजन है अगर उसको पहचान नहीं पाई तो फिर इसका इनेट इम्यूनिटी के पास में कोई इलाज नहीं होता। तो उसके बाद में क्या है अडप्टिव इम्यूनिटी। अडप्टिव इम्यूनिटी जो आपको आपकी मदर से नहीं मिली है, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से मिली है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से मिली है। जिस चीज़ के आप कांटेक्ट में आए हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो गया, इसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होना शुरू हो गया। जैसे कि वैक्सीनेशन करते हैं, बच्चे के पैदा होते ही वैक्सीनेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो किसका पार्ट होता है, अडप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होता है, ताकि फ्यूचर के अंदर उसके अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए और फ्यूचर में किसी भी प्रकार का रोग उसके कॉन्टेक्ट में ना आए। तो अडप्टिव इम्यूनिटी की खास बात है कि यहाँ पर टाइम लगता है। जैसे कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर घंटों में काम होता है, लेकिन अडप्टिव इम्यूनिटी के अंदर दिनों में काम होता है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ट्रेंड इम्यूनिटी होती है, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाई जाती है, जिसलिए इसकी जो सक्सेस रेट है वो अडप्टिव इम्यूनिटी की ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स रोल प्ले करती हैं, प्लाज्मा सेल्स हो गई, मेमोरी सेल्स हो गई, और वो क्या काम करती हैं, एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं। और एंटीबॉडी जो है वो किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही बनती है, और इसका मतलब स्पेसिफिक बात हो गई, यानी कि वह रोग है वो आपको होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन इनेट इम्यूनिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। लेकिन अडप्टिव इम्यूनिटी का एक ड्रॉबैक है, और वह ड्रॉबैक क्या है कि ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती हैं अगर गलती से आपकी बॉडी के खिलाफ ही आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, तो अगर उसने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी तो फिर प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। जैसे कि कई बार जो होता है वो थायराइड रिसेप्टर होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, और उसके लिए क्या होते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर थायराइड रिसेप्टर होते हैं, तो उसके खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दी। अब अगर थायरोक्सिन हार्मोन अगर आपकी बॉडी में है
तो वह किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स को नष्ट कर दिया गया है। तो इसका मतलब थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है वो उसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी थायरोक्सिन की कमी आपकी बॉडी फील करेगी, क्योंकि रिसेप्टर्स हैं उनको हटा दिया गया है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दी गई है, जिसके लिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। हालांकि एंटीबॉडी है वो ब्रेन के कई बार व्हाइट मैटर के खिलाफ भी बन जाती है, कनेक्टिव टिश्यूज के खिलाफ भी बन सकती है, किसी के भी खिलाफ बन सकती है। इसके अलावा जो ग्राफ्ट रिजेक्शन का काम है, ग्राफ्ट रिजेक्शन का क्या मतलब हो गया कि कोई ऑर्गन डोनेशन कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहा है, उस ऑर्गन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन का काम MHC क्लास आगे पढ़ेंगे कि क्या होती है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन वो भी एक एडाप्टिव इम्यूनिटी का ही पार्ट होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अडप्टिव इम्यूनिटी के अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करती है। और अडप्टिव इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आज की कंडीशन के अंदर अगर देखा जाए, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी से काम नहीं चलता। इनेट इम्यूनिटी साधारण एंटीजन से लड़ने की क्षमता है वो आपको आसानी से दे देगी, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कोई बार बार वायरस बैक्टीरिया अटैक कर रहा है तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत है? अडप्टिव इम्यूनिटी की ज़रूरत है, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रही है। अब उसके बाद में अगर अपन इम्यूनोलॉजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो अपन देखेंगे कि क्या क्या सिस्टम अपनी बॉडी के अंदर हो सकता है, इनेट इम्यूनिटी कैसे काम कर सकती है, एडप्टिव इम्यूनिटी कैसे काम कर सकती है। तो जैसे कि मान लो कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हुआ, और एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर होते ही आपका इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो गया। तो इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के बाद में क्या होता है, मान लो उसको कोई भी इम्यूनोजेनिक सेल्स है वो रिकॉग्नाइज कर लेगी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं वो बहुत टाइप की हो सकती हैं, हो सकता है कि बी सेल्स हैं, मैक्रोफेज हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सारी की सारी डेंड्राइटिक सेल्स हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहलाती हैं। और यह एंटीजन प्रेजेंट कहाँ पर करेंगी? MHC क्लास पर। अब अगर MHC क्लास फर्स्ट पर एंटीजन प्रेजेंट हुआ है तो इसका मतलब वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट होता है, जिससे उसको फैगोसाइटोसिस करके वहाँ पर तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 यानी MHC क्लास 2 पर रिप्रेजेंट हुआ है तो उस एंटीजन को नष्ट तो किया जाएगा, लेकिन उसके साथ में क्या बना ली जाएगी? उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना ली जाएगी, ताकि सेकंड टाइम पे अगर वही एंटीजन वापस से री एंटर हुआ है तो उसको क्या कर दिया जाए? नष्ट कर दिया जाए। तो उसका फ़ायदा होता है MHC क्लास 2 पर। अब MHC क्लास 2 है वो एंटीजन प्रेजेंट कहाँ पर करेंगी? टी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट करेंगी। और टी सेल्स भी दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है टी हेल्पर सेल्स और एक होती है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, जिसको अपन TH सेल्स और TC सेल्स कहते हैं। अगर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हुआ होता तो वह टी साइटोटॉक्सिक सेल्स पर एंटीजन को प्रेजेंट करता, लेकिन MHC क्लास 2 है तो वह टी हेल्पर सेल्स के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। अब इनका स्पेसिफिक नाम होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि एक डाइवर्सिटी एरिया होता है जिसको अपन CD एरिया कहते हैं, और ये बहुत टाइप के एरियाज होते हैं तो इनका अलग अलग नाम दिया गया है। टी हेल्पर सेल्स है इसका मतलब CD4 नाम दिया गया है, और अगर टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है तो इसको नाम दिया जाता है CD8 सेल्स, उसको नाम दिया जाता है CDLs। अगर नेचुरल किलर सेल्स होती यानी कि NK सेल्स जो होती हैं उनको अगर नाम दिया जाता तो CD56 होता, CD16 होता, यानी कि बहुत टाइप के CD होते हैं। पर बात करेंगे कि ये CD क्या होते हैं और किन सेल्स के ऊपर किन का नाम दिया जाता है, क्योंकि CD के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस पे आते हैं? CD8 सेल्स और CD4 सेल्स। तो CD8 सेल्स जो होता है वो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को नाम दिया गया है, और CD4 सेल्स हैं वो टी हेल्पर सेल्स को नाम दिया गया है। इसके बाद में मान लो हेल्पर सेल्स के ऊपर एंटीजन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये हेल्पर सेल्स हैं वो दो काम करेंगी, एक तो मैक्रोफेज को उस एंटीजन को रिप्रेजेंट कर देंगी, इसके अलावा वापस बी सेल्स को एक्टिव करेंगी। हेल्पर सेल्स जो वापस बी सेल्स को एक्टिव करेंगी। मैक्रोफेज को यह एंटीजन प्रेजेंटेशन क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर फैगोसाइटोसिस किया जाएगा, यहाँ पर एंटीजन का क्या किया जाएगा? फैगोसाइटोसिस किया जाएगा। फैगोसाइटोसिस करने के बाद मतलब उसको नष्ट कर दिया जाएगा, और बी सेल्स हैं वो क्या काम करेंगी? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगी, ताकि फ्यूचर के अंदर अगर उसका री इन्फेक्शन कभी भी हुआ है तो उसको वापस से बड़ी आसानी से नष्ट किया जा सके। तो अगर फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ है
और एंटीजन को नष्ट किया गया है तो वह तो कहलाता है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। लेकिन अगर वही एंटीजन सेकेंड टाइम पे री इन्फेक्शन अगर उसका हुआ है और उसको अगर नष्ट किया जाएगा तो वह कहलाता है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब इसके अंदर देखिए बी सेल्स जो वो दो टाइप की सेल्स बनाती है, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। अब इसके अंदर भी बहुत टाइप की इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, यानी एंटीबॉडीज़ के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 5 टाइप होते हैं। हालांकि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 टाइप की एंटीबॉडीज़ के बारे में भी बताया है, लेकिन स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज़ खोजी गई हैं IgE और IgD। वह भी क्या है, एक प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं। देखेंगे अपन इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ को ही इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं, जो डिफरेंट टाइप की होती हैं और अपने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या हुआ है, थोड़ा टाइम लगा है। और थोड़ा टाइम क्यों लगा है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग लंबी हुई है, एंटीजन प्रेजेंटिंग हुई है, डिफरेंट टाइप की सेल्स का एक्टिवेशन हुआ है, तो उसके अंदर थोड़ा दिनों का टाइम लग सकता है। लेकिन अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबॉडीज़ उनके लिए बन करके तैयार हैं, और एंटीबॉडीज़ बन करके तैयार हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस सेकेंडरी इन्फेक्शन को कब नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम है उसके अंदर लगता है। तो ये तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। इसी प्रकार से अगर इस एंटीजन को नष्ट किया जाता अगर CD8 सेल्स के द्वारा, और डिफरेंट टाइप की जैसे न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, इयोसिनोफिल सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, मैक्रोफेजेज हैं, इनके द्वारा अगर इसको नष्ट किया जाता तो फिर यह कहलाता सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और अगर इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनाई हैं तो इसको अपन बोल देंगे ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इस प्रकार से ये 2 टाइप की इम्यूनिटी होती हैं। हालांकि अपन बात करेंगे जो मैक्रोफेज हैं वो भी बी सेल्स को एक्टिव कर सकती हैं, ये भी क्या कहलाती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहलाती हैं। और मैक्रोफेज भी एंटीबॉडीज़ बनवाने के अंदर अपना रोल प्ले कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैक्रोफेज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का भी पार्ट हो सकती है और ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी का भी पार्ट हो सकती है। कि जैसा मैंने बताया कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी या इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये आपस में कोऑर्डिनेशन बना के एक साथ में सहयोग के साथ में काम करती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के रोगों से लड़ने की क्षमता है वो स्ट्रोंगली पैदा होती है। अब देखिए ये तो बात हो गई कि डिफरेंट टाइप की कैसे इम्यूनिटी होती है, कैसे इम्यूनोलॉजी होती है। डिफरेंट ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती हैं। जैसे कभी कभार आपकी RBC के खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाई जा सकती है। तो इनके अलग अलग रोगों के नाम होते हैं और रोगों के नाम है वो पूछे जाते हैं बहुत बार CSIR नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ इम्यूनो टेक्निक्स होती हैं, जैसे एलाइजा टेक्निक है। एलाइजा टेक्निक मोस्ट ऑफ किसके लिए काम में लेते हैं, HIV का पता करने के लिए। लेकिन एलाइजा टेक्निक जो होती है वो 3 टाइप की होती हैं, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा जिसको अपन सैंडविच एलाइजा भी बोलते हैं, और कोऑर्डिनेशन एलाइजा, यानी कि डिफरेंट टाइप की एलाइजा टेक्निक होती है जिसके अंदर वायरस या किसी भी एंटीजन का पता किया जाता है और एंटीबॉडी की हेल्प से वह पता किया जाता है। इसके अलावा एक टेक्निक आती है रेडियो इम्यूनोएसे, और रेडियो इम्यूनोएसे से भी क्या किया जाता है, एंटीजन्स का पता किया जा सकता है, मतलब जाँच की जाती है। लेकिन रेडियो इम्यूनोएसे है वो ज़्यादा विश्वसनीय टेक्निक होती है। अगर थोड़ी सी मात्रा में भी एंटीजन है तो उसका पता भी कौन कर लेती है, रेडियो इम्यूनोएसे। तो यानी कि ये कुछ इम्यूनो टेक्निक बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रकार का रोग हुआ है तो उसको क्या किया जा सकता है, पता किया जा सकता है। किसी भी एंटीजन को आपकी बॉडी के अंदर देखा जा सकता है कि ये एंटीजन है वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, कैसे काम किया जाता है, कैसे उसको काम में लिया जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर उन इम्यूनो टेक्निक्स को काम में लिया जाएगा जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पाथवे होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट पाथवे हो गया। कॉम्प्लीमेंट पाथवे भी इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड होता है। हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, कोई भी आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया, और ओवर एक्टिव हो गया जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है जो आपको एलर्जी के रूप में दिखाई देती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी कैसे होती है, उससे वापस से इम्यूनोलॉजी आपको कैसे कंट्रोल करती है, उसके बारे में भी अपन देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप की चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे, इम्यूनोलॉजी के अंदर क्या क्या पार्ट होता है, कैसे एंटीबॉडी बनती हैं, कैसे आपकी सेल्स एक्टिव होती हैं, कैसे एंटीजन को पहचाना जा सकता है, कितने टाइप की आपकी टेक्निक हो सकती हैं, और कितने टाइप के ऑटो इम्यून डिजीज हो सकते हैं, कैसे ऑटो इम्यून डिजीज काम करते हैं, और ऑटो इम्यून डिजीज अगर हो जाए या आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाए तो फिर किस प्रकार से आपको लाभदायक होने की बजाय हानिकारक भी हो सकता है, उसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी अपन बातें करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।